जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यूट्यूब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए हम आज जानेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। तो हम आपको प्रायद्वीपीय पठारों से पहले एक नजर बता देते हैं। पठार, पर्वत और ये आपके पहाड़ी क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। वैसे पहले जानते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत हम लोग किन्हें कहते हैं? जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होती है, उन्हें हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं या पर्वत कहते हैं। एक आध दो अपवाद हैं उनको छोड़कर, ठीक है। बात करें पठार की, तो जो पठार है, पठारों की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। यानी कि समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जिनकी ऊंचाई होती है, उनको हम लोग पठार के श्रेणी में रखते हैं। पठारों की खासियत क्या है? इनका जो है एक ओर ढाल होता है, एक ओर चढ़ाई होती है, एक ओर सीधा आप देखेंगे ढाल पाएंगे। और बात करें पहाड़ियों की, तो जो 900 मीटर से कम होते हैं उनको हम लोग पहाड़ियों की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई तक के जो पाए जाते हैं आपके पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक आपके 900 मीटर तक के, तो हमने बताया पठार और पहाड़ियों में अंतर क्या है। पठार के जो अंतर है, इनमें से पठार के एक ओर जो है आपको तीर ढाल मिलेगा, यानी कि पूरा लंबवत हो सकता मिल सकता है। यही पहाड़ और पहाड़ियों में, आपके पठार और पहाड़ियों में यही अंतर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। एक बार बता देंगे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि हम आज के टॉपिक में भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट पर्वतों के बारे में जानेंगे, पूर्वी घाट पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे, ढक्कन का पठार के बारे में बताएंगे हम, फिर उसके बाद जो ये क्षेत्र है बता दे रहे हैं, लिख दें, फिर आपको मैं भी बताते हैं। समुद्र तटीय मैदानों के बारे में बात करें। समुद्र तटीय मैदानों में हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है आपका पश्चिमी घाट मैदान और दूसरा है पूर्वी घाट मैदान। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आपका अरावली हो गया, मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, और उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी है, फिर आपका छोटा नागा पठार है, उधर शिलांग या मेघालय कहते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका ढक्कन का पठार हो गया। और जो ये आपके हमने बताए हैं पर्वतों के बारे में, पहाड़ियां हैं आपके, अभी बताएंगे। ये आपके जो है ये पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ये क्षेत्र पर छूट जाता है, ये आपके समुद्र तटीय मैदान है। इनको हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, जैसा कि बताया। ये जो है पश्चिम साइड वाला आपका पश्चिमी घाट मैदान के रूप में पढ़ेंगे, और इधर आपका पूर्वी घाट मैदान के बारे में हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। जैसे तो इसमें हम बताएंगे आपको पहला अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार का अगर विस्तार देखा जाए तो कहां से है? गुजरात से लेकर दिल्ली,
दिल्ली से लेकर आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से लेकर आपका कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से फिर आपका गुजरात। तो इसका जो खो हम लोग यानी कि गुजरात से दिल्ली, छोटा नागपुर पठार, फिर उसके बाद आपका कन्याकुमारी, फिर गुजरात, यानी कि जो इसका आकार है आपका गोलाकार यानी मेजाकार का है। इसी वजह से आप देखेंगे तो मिलेगा आपको प्रारूपी पठार का आकार मेजाकार या गोलाकार। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं आरावली पर्वत श्रेणी। तो आरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है, पहला चीज पॉइंट, ये आपका प्राचीनतम पर्वत है। इस पर्वत का जो है निर्माण आपका पैलियोजोइक काल में हुआ था। अगर युग की बात करें तो आपका प्री कैम्ब्रियन युग है। इसी को हम लोग हिंदी में पूर्व कैम्ब्रियन युग कहते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्री न दिया होगा तो प्री का हिंदी पूर्व होता है। हमने आपको जो है विश्व का भूगोल जब पढ़ाए हैं वहां आपको इन पर चर्चा किए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं युग और कल्पों के बारे में अच्छे से मैं आपको वहां बताया है। जो आरावली पर्वत का विस्तार है मुख्यतः 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, और इधर आपका हरियाणा है, फिर दिल्ली है। ठीक है, आरावली पर्वत का सबसे ज्यादा आपको जो विस्तार यानी कि जो इसका क्षेत्र है एरिया आपको ज्यादातर राजस्थान में मिलेगा। इसी वजह से आपका प्रश्न बनता है कि जो है किस प्रदेश में आरावली का जो है यानी कि किस प्रदेश में आरावली पर्वत स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, आप देखते होंगे गुजरात भी ऑप्शन रहेगा, हरियाणा भी रहेगा, उसके बाद तो राजस्थान भी रहेगा। तो आंसर आपका जो होगा राजस्थान उत्तर होगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि आरावली पर्वत जो है आपका गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के जो है मजनू का टीला तक है। ठीक, मजनू के टीला तक इसका विस्तार है। जो आरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है, ऊंचा शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर, आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। आरावली पर्वत चोटी है यानी कि आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन दिया रहेगा तो गुरु शिखर आपका आंसर होगा। ठीक है, बात करें इसमें एक और चोटी है, शिखर है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है। ये पूछा गया है कि जो है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो आपका अरावली पर्वत पर है। शिखर की बात करें माउंट आबू पे है। किसके लिए, किस धर्म के लिए जाना जाता है? जैन धर्म के लिए जाना जाता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थे आरावली पर्वत से। अब हम बात करेंगे मालवा के पठार से। तो मालवा के पठार जो है पहले समतल हुआ करता था, लेकिन यहाँ कुछ नदियां हुई हैं जो आपकी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केम हो गई,
सिंध हो गई। कौन कौन सी नदी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सभी नदी जो है मालवा के पठार के निकलती हैं। पहले समतल थी, इन्हीं वजहों से जो है मालवा का पठार ऊपर खावर जैसा हो गया। प्रश्न बनता है, कैसे पूछ लिया जाए, कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, यानी कि उबड़ खाबड़ कर सबसे ज्यादा करने वाली किस नदी का महत्व है? तो आपका चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और गंगा की उप सहायक नदी है। ये सभी आपके गंगा के उप सहायक नदियां हैं। हमने आपको भारत की नदियों में जब गंगा का पुरातंत्र पढ़ाया था, वहां हमने इसकी चर्चा की थी। बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल जो पर्वत है आपका, ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहां से क्यों, क्या प्रश्न बनता है? तो विंध्याचल पर्वत जो है, यहाँ जो है प्रश्न ये आपकी जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत या पहाड़ी है। ठीक है, आपकी जो है विंध्याचल पहाड़ी, ये आपके उत्तर और भारत यानी कि भारत के उत्तर और दक्षिण भागों में या जो है विभाजित करने वाली पहाड़ी है। इसका विस्तार मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। ये है आपका अरावली पर्वत, ये है आपका मालवा का पठार है। मालवा के पठार के जो है आपके उत्तर में जाएंगे तो आपको बुंदेल का पठार मिलेगा, बुंदेल खंड का पठार मिलेगा। और मालवा के पठार के पूर्व में जाएंगे आपको बघेल खंड का पठार मिलेगा। ठीक है, पूछा जाए कि जो है बुंदेलखंड का पठार कहां पर है, तो मालवा के जो है उत्तर में है। ठीक है, ये है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक, इसका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विस्तार है। जैसे कि हम बात कर रहे थे विंध्याचल की, हमने आपको विंध्याचल को पर्वत या पहाड़ी के बारे में बताया था कि ये आपके भारत के दो भागों में बांटने वाली पहाड़ी है, उत्तर और दक्षिण में। ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी में कई पहाड़ियां भी हैं, इसकी उप सहायक पहाड़ियां हैं। जैसे कि पहला आपका राजपीपला हो गया, दूसरा हो गया आपका मेकाल पहाड़ी, तीसरा आपका महादेव पहाड़ी। ये सब पहाड़ी किसके अंतर्गत आती हैं? सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत। सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची शिखर है या चोटी है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। किस पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? तो मेकाल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है अमरकंटक। अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है? हम आपको बता दें, जो आपकी नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी, ये दोनों नदियां आपके अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है
कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, अमरकंटक होगा। ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पहाड़ी की भी ऊंची चोटी है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को हम लोग खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूर कहा जाता है। नागपुर का पठार, ठीक है। खनिजों की दृष्टि से क्या कहा जाता है, खनिजों की दृष्टि से हम लोग इसे भारत का रूर कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जब भी रिवीजन करिएगा तो इसको जरूर करना है। ये बहुत पूछा गया है। नागपुर जो है आपका ये, इसमें जो प्रश्न बनते हैं, आपका जो दामोदर नदी निकलती है यहीं से, छोटा नागपुर पठार से आपके दामोदर नदी निकलती है, जो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। एक आपका, देखो आपको चित्र में दिखा दें, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, ये आपकी दामोदर नदी निकलती है, दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तर और एक दक्षिण में। ठीक है। जो आपका उत्तरी भाग है उसको हम लोग हजारी बाग कहते हैं, यानी हजारी बाग का पठार कहते हैं। और जो आपका दक्षिणी भाग है उसको हम लोग रांची का पठार कहते हैं, रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार जो है सांप्रदायिक मैदान के रूप में जाना जाता है, यानी सांप्रदायिक पठार के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक पठार का मतलब होता है जिसमें एक भी शिखर न हो, यानी चोटी न हो, उसको हम लोग सांप्रदायिक पठार कहते हैं। चोटी का मतलब जो है समतल हो, ऊंचा खाली न हो। ठीक है। जैसे कि आपका जो है सतपुड़ा पहाड़ी है, पर्वत है, ये जो है आपका ब्लैक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, यानी ब्लैक पर्वत का एक उदाहरण है। ब्लैक पर्वत क्या होते हैं, जैसे कि आपकी एक नदी है इधर प्रवाहित हो रही है, एक नदी यहां से निकल रही है, जो अगर इसमें जो बीच में आपके पहाड़ियां हैं उनको हम लोग ब्लैक पर्वत के उदाहरण यानी ब्लैक पर्वत कहे जाते हैं। तो जो आपका जो सतपुड़ा का पहाड़ी है, तो यहां से आपका नर्मदा नदी निकलती है और इस ओर आपकी ताप्ती नदी निकलती है। तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है आपका ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिलांग पठारों के बारे में। शिलांग पठारों को हम लोग मेघालय का भी पठार कहते हैं, क्योंकि शिलांग के जो पठार के जितने भी पहाड़ियां हैं मुख्यतः आपको मेघालय में मिलेंगे, इसी वजह से इसको हम लोग मेघालय का भी पठार कहते हैं। अगर इनका जो है पश्चिम से
पूर्व की ओर क्रम देखा जाए तो ये है आपका पहला शिलांग का पठार, जिसके पश्चिम से पूरब या पूर्व की ओर क्रम गारो, खांसी और जानतिया, ये तीनों पहाड़ियां शिलांग के पठार में पाए जाते हैं। ये देखो मैप में हम आपको बता दें, ये आपका गारो हो गया, खांसी हो गया और ये आपका जानतिया पहाड़ियां हो गए। जो खांसी का पर्वत है या पहाड़ी है, यहां पर आपका मासिन राम है। क्या है? मासिन राम एक स्थान है जहां पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। कहां पर है? मेघालय में है। किस जो है पहाड़ी में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? खांसी की पहाड़ी। मासिन राम जो स्थान है कहां पर स्थित है? खांसी की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपके जो है हमने पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर दी। जो इसके बाद जो है कभी कभी चेरापूंजी भी दे सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मासिन राम से पहले आपका जो है चेरापूंजी स्थान था। कहाँ? मेघालय में ही स्थित है। सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा जो होती थी चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा आपका मासिन राम में हो रही है। तो अगर कभी कभी मासिन राम आंसर न दिया जाए और ऑप्शनों के तौर पे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, तो चेरापूंजी आपका उत्तर हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिए। बात करें ढक्कन के पठार के विस्तार के बारे में, तो ये जो आपका सतपुड़ा पहाड़ी है, इधर जो है पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत है, इधर आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका ढक्कन का पठार का क्षेत्र है। इसका जो आकृति है त्रिभुजाकार है। इसका जो आकृति है त्रिभुजाकार है। ठीक है, ढक्कन का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा जाए सबसे ज्यादा किस जो है क्षेत्र में जो है आपका कपास उत्पादन किया जाता है, तो ढक्कन का पठार है, उसमें जो है आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ढक्कन का पठार। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पश्चिमी घाट पर्वतों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पश्चिमी घाट पर्वतों के बारे में। जो आप देख रहे हैं गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के जो श्रृंखला है पहाड़ियों की, इसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में पढ़ते हैं। इसी श्रृंखला को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पर्वत जो है सीढ़ी पहाड़। तो ये इसको हमने बताया है कि इस क्षेत्र को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है आपका दक्षिणी सह्याद्री।
जो आपका उत्तरी सह्याद्री है, ये जो है मुख्यतः गुजरात से लेकर या महाराष्ट्र रहता है, गुजरात नहीं रहता है, या महाराष्ट्र से लेकर आपका जो है गोवा तक, यानी कि गुजरात या फिर जो है महाराष्ट्र, गुजरात नहीं रहता है तो महाराष्ट्र रहता है, यानी कि महाराष्ट्र से लेकर आपका जो गोवा तक के क्षेत्र है उसको हम लोग उत्तरी सह्याद्री में बांटते हैं, यानी जो पहाड़ियां हैं इनको या श्रृंखला है उनको हम लोग उत्तरी सह्याद्री में बांटते हैं। और फिर उसके बाद गोवा से लेकर आपका कन्याकुमारी तक के जो श्रृंखला है उसको हम लोग दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, गुजरात में जो है कई पहाड़ियां हैं, जैसे माउंट है, गिर पहाड़ी है। जो आपका गिर पहाड़ी है ये एशिया में प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है जो आपके बब्बर शेर हैं, आपके बब्बर शेर जो है इसी पहाड़ियों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, एशिया में इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है आपकी क्या है, कलसुबाई है। ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है। इसके बाद महाबलेश्वरम हो गया, ब्रह्मगिरी है, अन्नामुड़ी, अन्नाईमुड़ी जो है ये सब आपके जो है पश्चिमी घाट पहाड़ियां हैं। आपका जो महाबलेश्वरम है इसके पास नासिक है, यहां से हमने बताया था गोदावरी नदी निकलती है और आपका कृष्णा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पर जो है पहाड़ी से आपका हमने बताया था कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बात करें गोदावरी की तो गोदावरी को हमने बताया था इसे जो है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको हम बता दें ये आपका पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं, जैसे कि महेंद्रगिरी पहाड़ी हो गई, नालामलाई हो गई, बेलीकोंडा पहाड़ी हो गई। ठीक है, ये आपका जो है उड़ीसा में है। ये दोनों आपके मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है। दोदा बेट्टा की बात करें तो ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। बात करें पहले की सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी तो आपका अन्नाईमुड़ी है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये आपका अन्नामलाई पहाड़ी है, उसी पे जो है ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, अब पूछा जाएगा। आप देख रहे होंगे ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये मिल रही हैं। जहां मिल रही हैं उस क्षेत्र को हम लोग गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। यानी कि यहां पर आपका नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। इसी के माध्यम से जो है आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, तो जो आपके नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका दोदा बेट्टा है।
ये प्रश्न में ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिए। अगर बात करें नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। ये भारत, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। तो हम आपको एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं कि जो हमने आज पढ़ा इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाए आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर आपका क्या होगा? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे छोटी ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। ठीक है, ये भी प्रश्न दोनों पूछे गए हैं पेपर में। तो यही, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके समुद्र तटीय मैदानों के बारे में। इसमें हम लोग जो आपका हमने बताया था कि जो ये क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या है? समुद्र तटीय एरिया है। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। हमने बताया है कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका पश्चिमी घाट मैदान और दूसरा हमने बताया है पूर्वी घाट मैदान। जो ये आपका देख रहे होंगे, ये आपका पश्चिमी घाट मैदान है, ये आपका पूर्वी घाट मैदान है। ठीक, पश्चिमी घाट मैदान को जो है तीन भागों में बांटा गया। जैसे कि आपकी जो पहाड़ियां थी दो भागों में बांटी गई थी, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। उसी प्रकार आपकी जो है दक्षिणी यानी कि आपकी जो पश्चिमी घाट मैदान है तीन भागों में बांटी जाती है। पहला है आपका महाराष्ट्र से लेकर गोवा, फिर उसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट? कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक तक के हम लोग जो है कन्नड़ का तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। फिर कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के जो क्षेत्र है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। आप लोग सुने होंगे मालाबार तट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो इससे पहले बता दें, इन क्षेत्रों में जो है आपके झीलें भी पाई जाती हैं, लेगून झीलें। लेगून झीलों का मतलब ये होता है जिनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन से या फिर जो है उल्कापिंडों से हुआ है। हमने विश्व भूगोल में बताया था आपको उल्कापिंडों के बारे में। ठीक है, तो उन्हें हम जो उल्कापिंड और या फिर ज्वालामुखी से उद्भेदन से या लावा से जिसका जो है विस्तार या निर्माण होता है उनको हम लोग लेगून झील कहते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे केरल में दो झीलें हैं, एक है आपका वेम्बनाड झील और दूसरा है अष्टमुड़ी झील। कहां पर है? केरल में। इनको हम लोग कयाल भी कहते हैं। ठीक, इन झीलों को हम लोग जो है साइलेंट कहते हैं। साइलेंट घाटी के नाम से जानते हैं या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। इस जो है घाटी में जैव विविधता मात्रा जो है अधिक है।
फिर इसके बाद बात करें पूर्वी घाट मैदान के बारे में। तो पूर्वी घाट का मैदान का जो विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर आपका हुगली नदी तक के है। ठीक है। उड़ीसा में जो है यानी कि उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक, फिर इसके बाद तमिलनाडु, कहने के मतलब ये है कि उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के हम लोग पूर्वी घाट मैदान को उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट कहते हैं। और तमिलनाडु में कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। इसी कोरोमंडल तट के पास आंध्र प्रदेश में एक झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील आपको कहां पर है? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील से जो है कुछ दूर पर आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, उसका नाम श्री हरिकोटा द्वीप है। इसी हरिकोटा द्वीप में आपका जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से जो है आपके जितने मिसाइल हैं या जैसे कि आपके मिशन है, जैसे कि आपके जो है सब यहीं से लॉन्च होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ साल पहले आपके चंद्रयान 2 जो मिसाइल है यहीं से लॉन्च की गई थी।